गोष्ठियों का है जिसमें उनके जीवनी और उनके विचार, ताकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी और पूरा समाज उससे प्रेरणा ले सके, ऐसे व्यक्तित्व से, महापुरुष से। तो उसी के निमित्त आज श्रीमान बेदी जी का यहाँ पे आगमन हुआ है और वो आपसे चर्चा करेंगे। मैं आदरणीय बेदी जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने विषय पर। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ टीम यहाँ पर उपस्थित है। हमारे आदरणीय जगदीश चोपड़ा जी, नगर परिषद के चेयरपर्सन भाई शांति स्वरूप जी, अमिर चंद जी, गुरुदेव राय जी, भाई सुरेश जी, आदरणीय भाई खेरवाल जी, सागर जी, हमारे जांगड़ा साहब, पूर्व जिलाध्यक्ष शीशपाल जी कंबोज, आदरणीय भाई मक्खनलाल जी सिंगला, सुरेश मेहता जी, भाई बुलेंद्र जोशन जी और सभी वरिष्ठतम कार्यकर्ता यहाँ पर आज एक गोष्ठी को लेकर हम इकट्ठे हुए हैं। समर्पण दिवस हम पूरे देश के अंदर आज का हमने तय किया है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आज पूरे देश के अंदर, हम श्रद्धे अंत्योदय इनका मूल मंत्र था और पूरे विश्व के अंदर इन लोगों ने एक ऐसी विचार और सोच को लेकर एक ऐसे राजनीतिक संगठन और दल को आगे बढ़ाने का काम किया जिसका मूल मंत्र ही ये था कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, शोषित है, पीड़ित है, उपेक्षित है, कमजोर है, लाचार है, प्रजातांत्रिक तरीके में जो सरकारें बनती हैं उस सरकार के माध्यम से उसका किस प्रकार से उत्थान किया जा सके, उसके बच्चे के पेट में रोटी भी हो, तन पे कपड़ा भी हो, पाँव में जूती भी हो, शिक्षा भी हो, दवाई भी हो, न्याय भी हो। ये सोच जनसंघ के हमारे द्वितीय अध्यक्ष और प्रथम हमारे राष्ट्रीय महामंत्री दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये सोच पैदा की। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जैसे पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी, या हमारे विभिन्न प्रदेशों के अंदर जो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी निभा रही है, हमारी सरकारें जो चल रही है, वो सभी इसी मूल मंत्र पर हम चल रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण चाहे कोरोना काल जैसी महामारी हो, चाहे बीपीएल के माध्यम से गरीब का बच्चा भूखे पेट न सोए उसके लिए 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल देने की बात हो, गरीब बहनों को उनका स्वास्थ्य खराब ना हो, गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने की बात हो, उज्ज्वला गैस के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से हर घर गैस पहुंचाने की बात हो, जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रत्येक घर में स्वच्छ जल पहुंचाने की बात हो, दूर दराज के इलाकों के अंदर भी शिक्षा से कोई परिवार वंचित ना रहे, उनकी शिक्षा की व्यवस्थाएं करने की बात हो, और बिना पर्ची और बिना खर्ची के रोजगार देने की बात हो, किसी की हकों पर कोई ताकतवर आदमी डाका ना डाल सके, डीबीटी के माध्यम से सीधा लाभ उस व्यक्ति तक पहुंचाने की बात हो, किसान को उसकी फसल का पूरा मूल्य मिले और परम वैभव पर भारत मां का शीर्षतम नेतृत्व में नाम हो, इस सोच को लेकर हमारा पूरा संगठन, पूरी विचारधारा चली हुई है। और उस सब की यदि मूल मंत्र देने का काम किया तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया। आज उनके विचार और सोच को लेकर पूरे देश भर में हमने ऐसी गोष्ठियां रखी हैं। आज यहाँ भारतीय जनता पार्टी सरसा जिला की टीम ने भी एक गोष्ठी रखी है और पार्टी ने मेरी जिम्मेवारी लगाई है, मुख्य वक्ता के तौर पर आप सभी के बीच में आया हूँ। आप सभी ने काफी देर पहले से मेरे इंतजार कर रहे हैं, सभी पत्रकार छायाकार साथियों का जहां मैं आभार प्रकट करता हूँ, वहां आपको एक विश्वास भी दिलाते हैं कि आपके माध्यम से जितने भी लोग आपके इस कार्यक्रम को, इस गोष्ठी को या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखेंगे, सभी के लिए न्याय, शिक्षा, चिकित्सा और सुरक्षा हमारी सरकार का परम ध्येय है। कोई भी गुंडा तत्व किसी गरीब को, लाचार को, बेबस को, मजबूर को, मेरी बहन बेटी की तरफ आंख उठाकर न देखे, ऐसी व्यवस्था नैब सिंह सैनी की सरकार ने की है। इसी प्रकार से चिकित्सा के बिना कोई बीमार आदमी इलाज इसका ना हो सके, ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है।
और प्रत्येक घर में शिक्षा का उजियारा पहुंचे, वो व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इस सोच को लेकर चले हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर, आपने खूब कहा कि बीजेपी की सरकार पूरे प्रदेश और देश भर में विकास करवा रही है, लेकिन पिछले दिनों कई इंसिडेंट ऐसे हुए जो बीजेपी सरकार के खिलाफ है। भले ही बात की जाए तो बुजुर्गों की पेंशन काटी गई, हालांकि आईएनएलडी की तरफ से एक ऐलान किया गया है कि 20 तारीख को पंचकुला में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आपके पास कितना बड़ा आंकड़ा है जो पेंशन कटी है? कोई आंकड़ा? लोग कह रहे हैं, ये सुनी सुनाई कह रहे हैं ना आप भी। जी। लोगों में और आप में तो अंतर है। आप उस वर्ग से संबंध रखते हो जो प्रत्येक चीज पर निगाह रखता है। यदि हम भी सुनी सुनाई बात करेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, पिछले दिनों कुछ हमारे पास आरटीआई, कुछ सीएम विंडो, कुछ लोगों की शिकायतें आई कि बहुत से लोग जो दुनिया में चले गए उनको भी पेंशन का लाभ मिल रहा है। क्या उनको चेक ना करें? आप शिकायत दो, तो शिकायत पे आपको जवाब ना दें क्या? हमने क्या किया? कुछ लोगों की शिकायतें आई कि अंडर एज लोगों ने कुछ आधार कार्ड में हेरा फेरी करके, कुछ मिली भगत करके कुछ पेंशन बनवाई। उनको चेक नहीं करना चाहिए? कुछ ऐसे भी सामने मामले आए हैं जिनके हस्बैंड रिटायर हो गए किसी भी डिपार्टमेंट से और वो सरकार की पेंशन ले रही है, परंतु उसकी पत्नी वृद्धावस्था सम्मान पेंशन ले रही है। इन सभी को चेक आउट करने के लिए लगभग 1,37,38,000 का डाटा था, जिसमें 1 लाख लोग मृत पाए गए हैं। अब मृत लोग आईएनएलडी को आके कह रहे हैं कि हमारी पेंशन काट दी। 37,000 लोगों की पेंशन हमने एक आदमी की अभी तक नहीं काटी। हम सिर्फ वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी एज प्रूफ चेक कर रहे हैं, उनका आमदन का चेक कर रहे हैं, उनका डोमिसाइल चेक कर रहे हैं, और यदि ठीक पाया जाएगा तो मैं पेंशन विभाग का मंत्री होने के नाते आपके माध्यम से ये बात कह रहा हूं कि विद एरियर उनको पेंशन देने का काम करें। तो क्या आपको लगता है कि इस मामले को लेकर कोई अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही भी हो सकती है? किसी की लापरवाही नहीं, शिकायत आएगी तो सबकी जांच करनी पड़ेगी। किसी की लापरवाही नहीं है। और रही बात आंदोलन करने की, प्रदर्शन करने की, आईएनएलडी को सौंपा तो करे ना, कौन रोक रहा है? रोज करे, परंतु जनता के बीच में क्या लेके जाएंगे? यदि या जिन लोगों की हम समीक्षा कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, यदि वो गलत पाए जाते हैं तो लेके जाएगा क्या वैसे उनको? ये गलत लोग हैं, इनको पेंशन दो। यदि ठीक लोग हैं तो उनको हम नहीं, अपात्र लोगों को देंगे नहीं और पात्र लोगों को छोड़ेंगे नहीं। सभी को एक एक पैसे का हिसाब देंगे और उनके खाते में डालने का काम। सर, लेकिन उनका ये कहना है कि शर्तें जोड़ी जा रही हैं। पहली शर्त कौन सी शर्त जोड़ दी? आय वाली शर्त पूछ लो ना, कौन सी शर्त? बिजली की जोड़ के मेरी पेंशन कटी और बिल और सर इसके साथ बिजली मैडम की दोनों सुनो, पेंशन कट चुकी है। आप अपना आधार कार्ड लाइए, मेरे अधिकारी यही है, अभी चेक करके आपको बता देंगे। और यदि आपकी एडिशन कुछ आईडी में मिली तो फिर क्या जवाब दोगे आप? मैं देनदार। ठीक है, मेरे अधिकारी यही मेरे साथ ही है। आप आधार कार्ड मंगवाइए, अभी बुलाओ मेरे को। बिजली का बिल नहीं लगना चाहिए। मुझे नहीं पता, अभी चेक करके, अभी 1 मिनट रुक उन्होंने बिजली का ही जाओ, बताया। 1 मिनट, अभी तो रुक जाओ, अभी तो कुछ पड़ेगा समाधान आपको कोई बात नहीं है। मंत्री जी, आपने दोनों मुख्यमंत्रियों के साथ काम किया है। मनोहर जी उस टाइम भी आप साथ थे, आज चन्नी जी के साथ है। उन्होंने बिजली के बिल को बिल्कुल ही क्लोज कर दिया था, अभी आई के अंदर ये नहीं जुड़ेगा। नहीं, कोई ऐसी बात है ही नहीं है ना। हमने एडीसी को पावर दे दी। कल मुख्यमंत्री ने कह दिया जिन जिन लोगों को शिकायतें हैं एडीसी के पास जाओ, एक बार चेकआउट करा लो। किसी की भी अभी तक काटी नहीं है, सिर्फ चेक करने के लिए रोकी है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज सवेरे मेरे पास एक आदमी आया, ठीक है, मेरी पेंशन कट गई जी, मैं 6 साल से ले रहा था। मैं कहा अच्छा जी। उसने आधार कार्ड लिया तो उसकी मिसेज अभी रिटायर हुई है। अब वो जब उसने पेंशन शुरू कराई होगी, वो नौकरी में वो तो नहीं था, परंतु मिसेज नौकरी में थी। आमदन देखी तो आमदन कहीं से कहीं पहुंच रही है। लोग कहीं ना कहीं गलती करते हैं। मैं एक उदाहरण मैंने कल परसों भी एग्जाम्पल में दिया है। मेरे पास एक किसान मिला मेरे को नरवाड़ा में, कहता मंत्री जी मेरे 6 किले फसल के मत। मैं कहा ठीक है, क्या नुकसान भरपाई नहीं हो रही आपकी? नहीं जी, कागज फाइनल हो गए, सारा कुछ हो गया था, मेरे को मुआवजा डलना था, परंतु जिस आड़ती के साथ मेरा पुराना लेन देन है उसने मेरे से बिना पूछे ही मेरे नाम के जे फार्म काट दिए। जे फार्म काटने का मतलब क्या है? जिसकी फसल एंट्री करेगी मंडी में उसी के नाम का जे फार्म कटेगा ना। और फसल बिकेगी तो पैसे कहां से आते हैं? डीबीटी से आते हैं, अकाउंट में आते हैं। एक तरफ तो वो आदमी अपनी फसल बेच के जा रहा है
और अकाउंट में पैसे लेके जा रहा है, दूसरी तरफ मुआवजा मांग रहा है, उसको मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप बताओ, बताइए मुझे। हाँ ना, बताइए ना, बता दो ना आप। मेरी बात आपकी बात से सहमत हूं मैं। सहमत हो ना? मेरी पूरी बात नहीं हुई ना, फिर मेरी बात सवाल मेरे से कर रहे हैं। जी जी पूरी बात किससे करोगे? मेरे से करोगे ना? जी जी। मैं यही कह रहा हूं, कई बार जाने अनजाने में कुछ लोग, हमारे पास ऐसे केस आए हैं, उन्होंने इनकम टैक्स, बेटे ने भर दी इनकम टैक्स रिटर्न, बाप के नाम पे आईडी इकट्ठी थी, भर दी, क्या करें? गलती तो उन्होंने करी ना जी। दूसरी बात, एक आदमी के नाम पे जीएसटी चल रही है, जीएसटी का अकाउंट चल रहा है उसके नाम से, बढ़िया कारोबार है गारमेंट्स का, तो पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, ट्रांजेक्शन हो रही है, तो फिर क्या करें? नहीं समझ रहे? समझ गया। मैं ये कह रहा हूं कि पात्र आदमी को जो योग्य हैं, दोनों मियां बीबी, हमने तो यहां तक भी कर दिया, दोनों मियां बीबी की 60 साल से ऊपर आयु के व्यक्ति की यदि 3 लाख से कम आमदन है, उसके बेटे की करोड़ों की, अरबों की संपत्ति, हमें कोई मतलब, उसके पोते की, दोते की कितनी संपत्ति है, कोई मतलब नहीं है। केवल दोनों मियां बीबी की इनकी 3 लाख रुपए वार्षिक आय है, उसको हम पेंशन का लाभ देंगे। कांग्रेस के राज में तो 2 लाख रुपए थी पेंशन, उससे पहले 50,000 भी थी। इंडियन नेशनल लोकदल के दम पे 10,000 रुपए वार्षिक आमदन को केवल पेंशन मिलती थी, सुपर वाले को नहीं मिलती थी। मनोहर लाल जी ने 2023 के अंदर इसको 3 लाख की रेंज पर लेकर गए हैं। और यदि 3 लाख जिस परिवार की आमदन है, दोनों मियां बीबी की, दोनों मियां बीबी की बात कर रहा हूं मैं, और उनकी महीने की आमदन कितनी हुई जी? 25,000 रुपए। और यदि वो 25,000 में भी गुजारा नहीं कर सकते, फिर 3,000 में कर लेंगे? अरे कहीं लिमिटेशन तो लेनी पड़ेगी ना, किसी स्लैब पे तो जाकर रुकना पड़ेगा ना। या खजाने को लुटाने की को नायब सिंह सैनी को जिम्मेवारी थोड़ी दी है, कृष्ण मेहती को जिम्मेवारी थोड़ी दी है, किसी को भी जिम्मेवारी दी है। सरकारें कानून के आदेश से चलती हैं, सिस्टम से चलती हैं, कहीं ना कहीं सिस्टम तो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। या फिर इंडियन नेशनल लोकदल ये लिख के दे कि हम बजट का प्रोविजन कर रहे हैं, जितने भी 48 साल के, 45 साल के जो ओल्ड एज पेंशन लेना चाहे दे दो, पैसे का जुगाड़ मैं करके दूंगा। ये चल दिए प्रदर्शन करने के लिए। अरे प्रदर्शन करने का कारण तो हो ना। मंत्री जी, अभय चौटाला ये भी कहते हैं कि ये सम्मान जो भत्ता लगाया गया था जब शुरू की गई, जितने इन्हें 10,000 की लिमिट क्यों रखी है फिर? बात तो सुनो। अरे भाई सुन मेरी बात। उन्होंने कहा कि मंत्री, एमएलए, राज्यसभा वो कोई की पेंशन ले रहे हैं, तो क्या सब ज्यादा तो पेंशन नहीं का नंबर ले रहा, पहले कटवाओ पेंशन अपनी हो, करे ना शुरुआत। क्यों ले रहे हैं ये? सबसे ज्यादा पेंशन किसका परिवार ले रहा है? पहले अपने घर से शुरुआत करें। मैं ये बात कह रहा हूं, जब इंडियन नेशनल लोकदल की गवर्नमेंट थी तब भी 10,000 रुपए से ऊपर, 10,000 से ऊपर फैमिली इनकम जिनकी थी उनको पेंशन नहीं दे रहे थे ये लोग। आज कह रहे हैं कि हमने तो पेंशन दे दी। अपने मैं दोबारा फिर कह रहा हूं कि इनके टाइम में 10,000 रुपए वार्षिक आमदन पे पेंशन मिलती थी, या पेंशन 100 रुपए थी। जब भजन लाल जी की गवर्नमेंट आई 91 में, तब भी 10,000 रुपए पेंशन थी, लिमिट थी। फिर हुड्डा की सरकार आई, लोकदल बीच में रह के चली गई, तब भी 10,000 रुपए की लिमिट थी। फिर हुड्डा जी की सरकार 2011-12 में उन्होंने 9-10 में लोकसभा विधानसभा चुनाव से पहले 50,000 की लिमिट करी। फिर हुड्डा जी ने 2013-14 में 2 लाख की करी, और मनोहर लाल जी ने 22-23 में 3 लाख की रेंज लेके गए हैं। और उसमें साथ में ये शर्त जोड़ दी, इसमें परिवार की आमदन नहीं जुड़ेगी, केवल मियां बीबी की आमदन जुड़ेगी। यदि आप दोनों मियां बीबी 60 साल के होने के बाद भी यदि 3 लाख से ऊपर आमदन ले रहे हैं, तो उनको पेंशन क्यों? दूसरी बात, बस का पास हम दे रहे हैं, हैप्पी कार्ड दे रहे हैं, 70 साल के बुजुर्गों को फ्री इलाज का हमने आयुष्मान कार्ड घर बैठ के बना के दे दिया, 100 यूनिट तक की बिजली का माफी कर दी, किसी का कोई पैसा नहीं लेंगे हम। हर प्रकार की सुविधाएं इनको देने का काम कर रहे हैं। परंतु गरीब आदमी की चीज पे कोई ब्योंत वाला आदमी या गुंजाइश वाला आदमी क्यों डाका डाले? भाई कौन देगा सर्टिफिकेट? यदि ये सारे पत्रकार साथी कहते हैं कि हाँ हमने सर्टिफिकेट दे दिया जी, जो माल लुटे सरकार का लुटने दो, आप लोग ताला लाकर सो जाओ, हम सो जाएंगे। आपने कांग्रेस का जिक्र किया, संसद में अब राहुल गांधी का बयान था कि ऐसा क्या पहले मेरी बात का जवाब दो। जितनी बात मैं हो गया सर, नहीं हुआ, आपने पूरी ब्रीफिंग कर दी सर। आप पहले मेरी बात सुनो। आपने बस मेरी बात से वहीं समाप्त कर देना बस। मेरी बात सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए? अब लोकदलिया कोई सवाल कराने जवाब देती तुम, मेरे जरूरत नहीं। अब राहुल गांधी का बयान था कि ऐसा क्या डर था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि वो जो कांग्रेस की जो 3 MP थे वो
कुछ सवाल पूछना चाहते थे लेकिन वो पेश नहीं हो पाए। अच्छा, आज तक इसका जवाब दे रहे हम। गांधी परिवार की 4 पीढ़ियां सवाल पूछते पूछते दुनिया तक चली गई। जब तो बीजेपी डरी नहीं, ईब उससे बीजेपी डर जाएगी? मोदी जी डर जाएंगे? अरे जो मोदी जी दुनिया के सबसे दिग्गज नेताओं से डरते, अब मैं तो कुछ कहूं तो अच्छा लगता है, मेरा सतर नहीं है, वो बहुत बड़ा आदमी है, बड़ा खानदानी थी, इसके परिवार में 2 प्रधानमंत्री रह लिए, 3 रह लिए, मैं उसके बारे में क्या बोल लूं, परंतु लोग जो कुछ बोल रहे हैं उसी का समझ गए होंगे तुम। अरे भाई, हमें डर किस बात? बोफोर्स कांड करें वो, जीप कांड करें वो, कोयला कांड करे वो, चिन्नी कांड करे वो, विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल ले वो, देश के सैनिकों पर डाउट करें वो, पाकिस्तानी आतंकवादियों को हमारी सरकार आने के बाद हम उनको छोड़ देंगे, करोड़ करोड़ रुपए मुआवजा देंगे, ये बोल लें वो, किसान को अपमानित करें वो। करे डर गया मोदी? मोदी क्यों डर गया भाई? 4 पीढ़ियां चली गई कांग्रेस की, हमें कोसते कोसते आज तक तो वहीं है, बढ़ रहे हैं पूरी दुनिया में, और वो कांग्रेस सिकुड़ते सिकुड़ते कहाँ आ गई, आज 100 के आंकड़े पे भी नहीं है, 99 पे रुक गई। और अगर ये जिस प्रकार की एक्टिविटी वो पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर कर रहा है, अगली बार इतने भी नहीं आते, लिख कर ले लो। लगातार आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर हमला किया जा रहा है कि डमी हैं, कुछ नहीं कर सकते हरियाणा में। भाई जिन हमला तो वो करे जिन्हें वोट दे रखी हो, जिन्होंने वोट दे रखी, वो तो बहुत लाड कर रहे हैं। नायब सिंह सैनी सारा दिन मुस्कुराता है, रात के 2:30 बजे भी जागता है, खूब लोगों से मिलता है और खूब जनता खुश है। डमी तो वो है जिनका घर कब्जों से बिगड़